Hello everyone, this is Vanshika. Today we will continue with our chapter Chemical Kinetics. Before we start, those who have not subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon for further notification. So let's continue. Our new topic is factors affecting the rate of a reaction. In previous class, we studied the rate of a reaction and we also done one numerical on rate of a reaction. And now we will start. फर्स्ट फैक्टर हमारा कौन सा है? अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट मेनली हम तीन को पढ़ेंगे. अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं. फोर्थ फैक्टर कौन सा हमारा? सरफेस एरिया. एंड फिफ्थ इज लाइट, अफेक्ट ऑफ लाइट. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट फैक्टर, अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. हमने रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला देखा था कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. तो यहाँ से हमारा अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का क्या हमें रिलेशन क्या आ रहा है? हमारा रेट जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के. तो यहाँ से हमारा क्या आया? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. ऐसे हमारा कंसंट्रेशन का अफेक्ट पड़ता है रेट पे. जितनी जितनी कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज होगी उतना ही हमारा रेट इंक्रीज होगा. डायरेक्टली है. बट हमने ये 90% के केसेस में ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है. बट कुछ केसेस में हमने देखा कि अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, तो हमारा जो रेट है वो 4 टाइम्स आता है. कंसंट्रेशन को डबल करते ही रेट हमारा 2 टाइम्स आना चाहिए था क्योंकि डायरेक्टली ही है. बट हमारा जो रेट है वो 4 टाइम्स आया. तो इसी की वजह से हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो हमारा कंसंट्रेशन की में कुछ की पावर में है, कंसंट्रेशन पे कुछ पावर में है, इसी की वजह से हमारा ये रेट 4 टाइम्स आ रहा है. तो यहाँ से ये सब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा. ये हमारा थ्योरेटिकल कांसेप्ट नहीं है. और जो ये n है इसको हम क्या बोलते हैं? n इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. तो जो हमारा n है वो हमारा एक एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट है, इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट. यहाँ से आपको समझ में आया कि कैसे अफेक्ट पड़ते हैं कंसंट्रेशन का रेट पे. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज़्ड टू द पावर n. ये जो n है हमारा मतलब स्टोइकियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट होते हैं उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे n पे हमारा. तो इसी को रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ. तो ये इसी को हम बोलते हैं रेट लॉ. तो हम आगे रेट लॉ देखते हैं कि रेट लॉ हमारा क्या होता है. राइट ऑन द टॉपिक रेट लॉ. रेट लॉ क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट which each concentration term raised to the power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient. तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन की पावर में n. जो हमारा n है वो क्या? हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसका हमारा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हमारा इक्वल हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता. तो यहाँ से जब हमारा प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनल हटता है यहाँ से, तो हमारा क्या आता है? k which is called rate constant, specific constant and the velocity constant. तो हमारा रेट क्या है? रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन की पावर n, where n is the order of a reaction. तो यहाँ से हमारा ये रेट लॉ होता है. यहाँ पे एक न्यू टर्म जो हमारी n है, ऑर्डर ऑफ a reaction, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि n क्या होता है, n की क्या डिफाइन है और उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a reaction को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, ऑर्डर ऑफ a reaction. ऑर्डर ऑफ a reaction ऑर्डर क्या है हमारा? इट इज द सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन व्हिच एक्सप्रेस इन रेट लॉ. जो भी हमारा रेट गिवन होगा किसी भी रिएक्शन का, उसमें कंसंट्रेशन की जो भी पावर होगी उसका सम टोटल हमारा क्या होगा? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. एंड इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट, इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट. अभी मैंने बताया था, जब मैंने अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन बताया तो जो उसमें n था वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था. तो वो हमने क्या देखा था? हमने एक्सपेरिमेंटली देखा था ना वो. तो इसीलिए हमारा इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट. इसका हमारा क्वेश्चन आता है पेपर में, आ जाता है 1 मार्क्स में आ जाता है कि फाइंड करो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, एक रिएक्शन मुझे गिवन है 2a + b गिव्स प्रोडक्ट. हमारा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसका जो है हमारा रेट हमें गिवन है. रेट क्या गिवन है हमें? रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a इनटू कंसंट्रेशन ऑफ b. तो हमसे बोलेगा कि अब हमारा ना ऑर्डर फाइंड करो. सबसे पहले ऐसे बोल सकते हैं ऑर्डर फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू
एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो फर्स्ट हम एक एक करके देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमारा ऑर्डर हम हमेशा रेट के अंदर लेते हैं, रेट लॉ के अंदर, कि रेट लॉ के अंदर हमारी कंसंट्रेशन की क्या पावर है। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर हम ए फाइंड करें तो रेट लॉ में हमारा ए की क्या पावर है, यहाँ पे ए की पावर हमारी 1 है। तो जो हमारा ऑर्डर हुआ विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हुआ हमारा 1। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, हमारी बी की क्या पावर है रेट लॉ के अंदर, बी की पावर की गिवन है 1। तो हमारा जो ऑर्डर हुआ विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हुआ हमारा 1। नेक्स्ट अगर हमें बोलते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमारी पूरी रिएक्शन का क्या ऑर्डर है, तो सम टोटल होता है। तो रेट लॉ के अंदर हमारी कितनी की कौन कौन सी कंसंट्रेशन है, ए बी है, तो इनकी क्या हमें पावर दी हुई है 1 1। तो जो मेरा ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ 1 + 1 दैट इज 2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया हमारा 2। तो ऐसे हमें फाइंड करने के लिए आ सकते हैं कि ऑर्डर फाइंड करो। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम ऑर्डर देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें कि हम कैसे फाइंड करेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो हमें इक्वेशन दी है, हमें एक रिएक्शन दी है a + b गिव्स प्रोडक्ट। हमारा एक a रिएक्टेंट है एंड एक हमारा क्या है b रिएक्टेंट है, और उसका हमें क्या रेट हमें गिवन है k a की पावर 1/2 एंड b रेट टू द पावर 1। सबसे पहले यहाँ पे तो एक बार रेट लॉ को हम रिवाइज करते हैं। मैंने रेट लॉ क्या बताया था, रेट लॉ क्या है कि हमारा जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में हमारी कौन कौन सी कंसंट्रेशन है, ए और बी है, तो प्रोडक्ट हो रहा है कंसंट्रेशन का विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द पावर व्हिच मे और मे नॉट बी द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे जो विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू द पावर, ए की पावर में क्या है यहाँ पे 1/2, बी की पावर में क्या है 1। तो बट यहाँ पे मतलब जो हमारी पावर है वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हमारा इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट क्या है 1 और 1, यहाँ पे a की पावर हमें बट रेट लॉ में तो हमारा 1/2 गिवन है a की कंसंट्रेशन में, तो मतलब वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये तो हमारा रेट लॉ था। तो अभी अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से रेट लॉ। तो हम ऑर्डर देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मैं बोलूं फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, तो विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा आप लोग बताओ। विद रिस्पेक्ट टू a रेट लॉ के अंदर देखते हैं हम हमेशा ऑर्डर को। तो रेट में हमें क्या गिवन है a की पावर 1/2, तो ये हमारा क्या हुआ ऑर्डर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू a एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगा बताओ। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b की पावर क्या दी हमें 1, तो ऑर्डर हुआ हमारा 1। नेक्स्ट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा सम टोटल होता है। सम टोटल मतलब पूरी जितनी भी हमारी पावर्स होंगी कंसंट्रेशन की उनका टोटल करेंगे हम लोग। a की पावर क्या थी 1/2 प्लस b की पावर क्या थी 1, तो हमारे यहाँ से क्या आंसर आएगा 3/2। तो हमारा जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ हमारा 3/2। आपको समझ आ गया होगा ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो रेट लॉ के अंदर हमारा जो k आया, अभी तक हमने और रेट लॉ पढ़ लिया, हमने उसकी कंसंट्रेशन की पावर जो n था वो ऑर्डर था, हमने ऑर्डर के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे जो k है हम लोग k को देखेंगे कि हमारी k की क्या यूनिट होती है और k हमारा क्या होता है। नेक्स्ट यूनिट ऑफ k हम देखेंगे, टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ k। यूनिट ऑफ k जो हमारी k की यूनिट है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमारा ऑर्डर क्या था n, हमारा रेट लॉ क्या है रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन की पावर n, तुम्हारा इस n पे डिपेंड करती है k की यूनिट। हमने रेट लॉ देखा था, रेट किसके इक्वल था k इनटू कंसंट्रेशन रेज़्ड टू द पावर n, और हमारा रेट का क्या फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो इससे हमारा ये आया। अभी यहाँ से हम k को अलग ले लेंगे, k को अलग ले लेंगे तो हमारा ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन बाय ये हमने सिंपलीफाई किया है नॉर्मली यहाँ पे। फिर हमने सारा इसको ऊपर ले गए कंसंट्रेशन रेज़्ड टू द पावर n को जब ऊपर लेके जाएंगे माइनस
1 माइनस n इंटू टाइम का इनवर्स हो जाएगा जब ऊपर लेके जाएंगे। तो k का हमारा क्या फॉर्मूला आया, यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन की यूनिट पुट कर दी है। कंसंट्रेशन की क्या यूनिट पुट करी है, मोल पर लीटर, एंड टाइम की क्या यूनिट है यहाँ पे हमारी सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से हमारा k का क्या फॉर्मूला आया, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। मतलब हम यहाँ से k की यूनिट अब हम फाइंड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली भी बता सकती थी कि हमारा जो k है वो किसके इक्वल होता है, मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। बट हमने ये देखा कि हमारा ये फॉर्मूला कैसे आया k का। तो मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि k की यूनिट जो है हमारी n पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे हमारी n की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे हमारी k की यूनिट चेंज होगी। जैसे मैं फाइंड करती हूँ फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर मतलब n हमारा क्या होगा, जीरो। जैसे फॉर जीरो ऑर्डर दैट इज n इज जीरो, तो यूनिट ऑफ k क्या आएगी हमारी, जो हम n को जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस जीरो 1। तो क्या आएगा हमारा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट मैंने फाइंड करा फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब दैट इज n इज इक्वल टू 1। तो मैंने n को 1 पुट करा तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो जब किसी की पावर 0 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, 1। तो यहाँ से हमारे k की यूनिट क्या आई, सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही हम किसी भी ऑर्डर पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं यूनिट ऑफ k। हमारा ये यूनिट ऑफ k मतलब हमारी बहुत काम आएगा हमारा आगे, k की यूनिट हमारी काम आएगी बहुत ज्यादा। तो समझ में आया आपको यूनिट ऑफ k हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और हमारा ये प्रॉब्लम कैसे आया। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। हमने देखा था कि हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, मतलब n को हम n इज एन एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट नॉट ए थ्योरेटिकल कांसेप्ट। तो हम एक्सपेरिमेंटली n को फाइंड करते हैं, तो उसी पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। हमें एक क्वेश्चन गिवन है और जब भी न्यूमेरिकल आएगा हमारा बोर्ड में 3 मार्क्स का हमारे जरूर आता है, मिनिमम 3 मार्क्स का। और इसमें हमारा जो है n है हमारा एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट है, तो इसमें हमारे न्यूमेरिकल में मिनिमम हमें 3 एक्सपेरिमेंट्स जरूर हमें गिवन होंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। मिनिमम 3 एक्सपेरिमेंट गिवन होंगे, उससे ज्यादा भी हमें गिवन हो सकते हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल कैसे आता है ये। फर्स्ट हमें रिएक्शन गिवन है 2NO plus O2 gives NO2। नेक्स्ट हमें एक्सपेरिमेंट्स कितने गिवन है इसके अंदर, 4 एक्सपेरिमेंट्स गिवन है जिसमें हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है एंड उनके रेट हमें गिवन है, इनिशियल रेट। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, रेट लॉ एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड लास्ट इज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज k। तो हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग रेट लॉ से शुरू करते हैं। बच्चों को ये बहुत टफ लगता है कि कैसे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करें, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। हम लोग स्टेप वाइज स्टेप्स फॉलो करेंगे और हमारी सेम ही सिमिलर स्टेप्स है हर क्वेश्चन के लिए। आप उसको फॉलो करोगे तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेट लॉ को फाइंड करते हैं। रेट लॉ मतलब हमें ऑर्डर फाइंड करना है। अगर हमें ऑर्डर पता चल रहा है, मतलब n की वैल्यू पता चल जाए, रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो भी हमारा रेट होगा उसमें हमें ऑर्डर पता चल जाए, तो हमारा रेट लॉ पता चल जाएगा हमें। तो हम देखते हैं कि हम कैसे उनके ऑर्डर को हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, रेट को हम लेट कर लेंगे रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो भी हमें गिवन होगी। हमारे यहाँ पे दो रिएक्टेंट है NO प्लस O2। तो हमने NO की कंसंट्रेशन की पावर लेट कर ली X एंड O2 की पावर कंसंट्रेशन में क्या लेट कर लिया हमने, Y। तो ये हमने रेट को लेट कर लिया। अब हमें क्या ट्रिक करनी है, हमारी इसकी क्या ट्रिक है, हमें इन दोनों में से किसी भी एक कंसंट्रेशन को, उसकी कंसंट्रेशन को सेम लेके चलो। दो एक्सपेरिमेंट ऐसे लो जिसमें किसी भी एक की कंसंट्रेशन को सेम ले लो। तो जैसे मैं अगर O2 की कंसंट्रेशन को सेम लेती हूँ, तो O2 की कंसंट्रेशन मुझे सेम लेनी है। तो O2 की कंसंट्रेशन मेरी किस किस एक्सपेरिमेंट में सेम है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मेरी क्या है 0.30, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में है मेरी 0.30। हाँ, तो यहाँ पे हमारी सेम हो गई। नेक्स्ट में मैंने क्या थी 0.60 एंड 0.60। तो आप कोई भी कंसंट्रेशन ले सकते हो बट हमें सेम लेनी है। तो जैसे मैं O2 की कंसंट्रेशन सेम लेती हूँ, तो मैंने कौन सा एक्सपेरिमेंट ले रही हूँ, मैं फर्स्ट एंड सेकेंड, जिससे हमारी क्या कंसंट्रेशन है 0.30 एंड 0.30। तो उनकी जो एक्सपेरिमेंट है उनके रेट को आप लोग डिवाइड कर दो उसको।
तो R1 by R2 is equal to R1 का क्या रेट होगा K, NO की कंसंट्रेशन क्या है हमारी 0.30, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट के अंदर रेज़ टू द पावर x एंड O2 की कंसंट्रेशन क्या है हमारी 0.30 की पावर 1 और हमें रेट क्या गिवन है, हम लोग आगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे एक्सपेरिमेंट 1 का रेट। ऐसे हमारा रेट 2 की वैल्यूज पुट करी हमने, समझ में आया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, हम कैंसिल आउट कर देंगे, हमारा यहाँ पे ये सेम है कंसंट्रेशन और हमारी पावर भी सेम है, तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा के भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फाइनली क्या आया, यहाँ पे हमने रेट की वैल्यूज पुट कर दी है, यहाँ पे जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट 1 एंड सेकंड में हमारी जो रेट की वैल्यूज गिवन थी। तो यहाँ से हमारा क्या आया 0.096 अपॉन 0.34 इज इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व करके क्या आया हमारा 1/2 रेज़ टू द पावर x। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 1/4, तो मैं 1/4 को क्या लिख सकती हूँ 1/2 रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ से हमारा जो हम कंपेयर करते हैं बोथ साइड को, तो हमारा x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारा एक फाइंड हो गया रेट, सॉरी ऑर्डर ऑफ NO विद रेस्पेक्ट टू, जो हमारा NO का जो ऑर्डर है हमारा आया 2। ऐसे हम y फाइंड करेंगे, सिमिलरली ऐसे y को फाइंड करना है तो हमें x को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, x को कैंसिल आउट करना पड़ेगा तो मतलब NO की कंसंट्रेशन हमें सेम लेनी पड़ेगी। तो अब NO की कंसंट्रेशन हमें सेम लेंगे तो किस किस एक्सपेरिमेंट में हमारी NO की कंसंट्रेशन सेम है वो हम देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या है, हमारी NO की कंसंट्रेशन सेम है, दैट इज 0.30, और हमारी थर्ड और फोर्थ में भी सेम थी। आप कोई भी कंसंट्रेशन ले सकते हो, बट हमें क्या करना है, सेम कंसंट्रेशन लेनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड एक्सपेरिमेंट को यूज करा NO की कंसंट्रेशन सेम बनाने के लिए, तो फर्स्ट एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट को पुट करेंगे हम लोग, उनका डिवाइड कर देंगे R1 by R3 और उनके रेट फॉर्मुलेस को हम लिख देंगे यहाँ पे, और हमने सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमारी NO की कंसंट्रेशन सेम हो गई, दैट इज 0.30 की पावर x अपॉन 0.30 रेज़ टू द पावर x। तो ये हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और k भी हमारा कैंसिल आउट हो गया, और इसको सॉल्व जब हमने किया हमारा क्या आया 1/2 और इधर क्या हमारा 1/2 की पावर y। तो जब हमने कंपेयर करा हमारी यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई 1, y की वैल्यू क्या आई हमारी 1। तो हमारे दोनों ऑर्डर आ गए हैं, x भी आ गया हमारा और हमारा y भी आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि हम लोग कैसे ऑर्डर को फाइंड करते हैं। यहाँ तक अगर आगे तो आगे बहुत इजी है, हमारा ऑर्डर हमारा आगे। तो अब हमारी रेट लॉ फाइंड करना था, रेट लॉ हमने लेट किया था रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो रेट लॉ क्या हमारा, रेट इज इक्वल टू K NO, NO की क्या ऑर्डर आया हमारा विद रिस्पेक्ट टू NO, हमारा क्या ऑर्डर था 2, x लिया था ना हमने, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 2 एंड हमारी y की वैल्यू क्या आई हमारी 1। तो ये क्या हो गया हमारा रेट लॉ। तो हमने रेट लॉ फाइंड कर लिया है। अब हम देखते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, जो भी हमारा रेट लॉ आता है उसकी कंसंट्रेशन की पावर जो होती है उसका सम टोटल होता है। तो यहाँ पे हमारा रेट लॉ क्या आया, NO की पावर 2 है, O की पावर 1, O2 की पावर 1 है, तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, हमारा ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1, 2 + 1 दैट इज 3। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज K। यहाँ तक आप लोग नोट करो, फिर हम लोग K देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। अब हमें रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, K फाइंड करना है। तो जो K होता है हमारा, हम किसी भी एक्सपेरिमेंट से फाइंड करेंगे हमारा सेम आएगा। जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा वो हम किसी भी एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज लेके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हमारा किसी भी एक्सपेरिमेंट से जो करेंगे हमारा जो K की वैल्यू होगी हमेशा सेम आएगी। तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट ले, जैसे मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को लिया, तो रेट क्या था हमारा K NO की पावर 2 हमने भी फाइंड करी थी, और O2 की पावर हमने 1 फाइंड किया था ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O और विद रिस्पेक्ट टू O2। तो हमारा मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में लेती हूँ, तो रेट क्या हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.096 एंड NO की क्या कंसंट्रेशन है मेरी 0.30 एंड O2 की कंसंट्रेशन है मेरी 0.30 की। 0.30 की 0.30
तो यहाँ से हम लोग मैंने वैल्यूज पुट करी है, कुछ नहीं किया है। यहाँ से हम k की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इजीली सिंप्लीफाई करके। यहाँ पे बात करते हैं यूनिट ऑफ k की। k की यूनिट भी हम लोग लगाएंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो k की यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, मैंने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला होता है हमारा मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर 1 माइनस n सेकंड है फर्स्ट। यहाँ पे हमारा जो n है, हमारा k की यूनिट n पे डिपेंड करती है ना, तो हमारी यहाँ पे n क्या है, हमारा यहाँ पे सम टोटल होता है n क्या है 2 + 1 दैट इज 3। हमने फाइंड किया था ना ओवरऑल ऑर्डर n फाइंड किया था, तो यहाँ पे हमारा n क्या है 3, हमने n की वैल्यू को 3 पुट करा तो 1 - 3 दैट इज -2। तो -2 अंदर सॉल्व करिए तो हमारी क्या यूनिट आई, मोल रेज़ टू द पावर -2 लीटर रेज़ टू द पावर 2 एंड सेकंड इनवर्स। तो ये हमारी k की यूनिट आई। तो हमने इस न्यूमेरिकल में सारा कुछ फाइंड कर लिया, रेट लॉ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड लास्ट इज रेट कांस्टेंट। यहाँ तक आपको समझ आया कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सिमिलरली मैं एक और क्वेश्चन आपको ऐसे कराती हूँ। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन, हम इसी तरह का देखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, रेट लॉ हमारा कैसे क्या क्या आएगा। तो इसमें भी हमारे मिनिमम 3 एक्सपेरिमेंट तो है, यहाँ पे टोटल हमारे 4 एक्सपेरिमेंट हैं। हमारी इसके अंदर क्या रिएक्शन है, 2A + B गिव्स C + D, और हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स में कंसंट्रेशन गिवन है और रेट्स गिवन है। हमें सबसे पहले रेट लॉ फाइंड करना है। अगर हमें रेट लॉ फाइंड करना है तो हम सबसे पहले रेट को लेट करेंगे रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पे यहाँ पे 2 कंसंट्रेशन है, तो रेट क्या आएगा हमारा कि A रेज़ टू द पावर x हमने लेट किया एंड B रेज़ टू द पावर 1। तो सबसे पहले हमें रेट लॉ फाइंड करने के लिए हमें इनकी ऑर्डर पता चल जाए तो हमारा रेट पता चल जाएगा, रेट लॉ। तो हम ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, मैंने भी बताया था कि हमें इनमें से किसी भी एक कंसंट्रेशन को सेम कर लो। जैसे मैं ए की कंसंट्रेशन को फर्स्ट सेम लेके चलूंगी, देन बी की कंसंट्रेशन को। तो ए की कंसंट्रेशन हमारी किसके अंदर सेम है, कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसमें ए की कंसंट्रेशन हमारी सेम है। जैसे हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमारी ए की कंसंट्रेशन क्या है 0.3 एंड 0.3। तो हम सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट को हम लेके चलेंगे। तो सेकंड R2 by R3 हम लोग उनका रेशियो ले लेंगे, उनके रेट का रेशियो लेंगे। तो R2 by R3 क्या होगा हमारा K A की कंसंट्रेशन 0.3 की पावर x, B की कंसंट्रेशन क्या गिवन है हमारी सेकंड एक्सपेरिमेंट में 0.2, तो 0.2 की पावर 1 एंड इन एक्सपेरिमेंट थर्ड R3 is equal to K 0.3 की पावर x एंड 0.4 की पावर 1। यहाँ से हमारा K कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे यहाँ पे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 0.3 की पावर x अपॉन 0.3 की पावर x। तो हमने यहाँ पे इसके बाद हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी है, रेट की वैल्यूज पुट कर दी है जो भी हमें सेकंड एक्सपेरिमेंट है, थर्ड एक्सपेरिमेंट हमें गिवन है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्या आता है 1/4 और इधर से क्या है हमारा 1/2 की पावर 1। यहाँ पे इसको मैं 1/2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। तो इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू है y की 2। तो यहाँ से हमारा y की वैल्यू आ गई 2। अब हम नेक्स्ट करते हैं b की कंसंट्रेशन को वो सेम लेके चलेंगे। तो B की कंसंट्रेशन हमारी किस एक्सपेरिमेंट में सेम है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट को लेके चलेंगे, उनके रेट का रेशियो लेके चलेंगे। तो R1 by R4 इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन एंड Y की कंसंट्रेशन पुट कर दिया। ऐसे सिमिलरली A और B की कंसंट्रेशन मैंने पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद रेट की वैल्यूज को सॉल्व करने के बाद क्या आता है मेरा 1/4 और उधर से क्या आया मेरा 1/4 की पावर x। तो इसको हम कंपेयर करने के बाद हमारा x की वैल्यू क्या आई 1। तो यहाँ से हमारा y एंड x हमारा आगे है। तो y और x जब हमारा आगे मतलब ऑर्डर जब हमारे आ गए हैं विद रिस्पेक्ट टू a एंड विद रिस्पेक्ट टू b, तो हमारा जो रेट फ्लो होगा वो क्या आया हमारा रेट इज इक्वल टू k a रेज़ टू द पावर x हमारा। तो x क्या है हमारा 1 एंड b रेज़ टू द पावर हमारा क्या y क्या आया था 2, तो b रेज़ टू द पावर 2 दैट इज रेट इज इक्वल टू k a raised to the power 1 and the product of b raised to the power 2। यहाँ से हमारा रेट का फाइंड हो गया। हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं, हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम टोटल ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन इन एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ। तो हमारा सम क्या है, इसमें पावर्स क्या है हमारी 1 है और क्या 2 है। तो हमारा ऑर्डर
क्या होगा हमारा ओवरऑल रिएक्शन का क्या होगा 1 + 2 गिव्स 3। तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया हमारा 3 आ गया। तो नेक्स्ट अब हमारा क्या है, हमें क्या फाइंड करना है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट मतलब क्या फाइंड करना है कि हम किसी भी एक एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर सकते हैं, हमारा सही नहीं आएगा हर एक्सपेरिमेंट से, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट लेके चलेंगे। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट 1 ले लिया, तो एक्सपेरिमेंट 1 रेट क्या है हमारा k a की पावर 1 अपॉन b की पावर रेट क्या है k a रेज़ टू पावर 1 और b रेज़ टू पावर 2। यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट लिया और मैंने वैल्यूज पुट कर दी, रेट की वैल्यू पुट कर दी और दोनों कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट कर दी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई आप इजीली करके रेट की वैल्यू फाइंड कर लेना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू k की वैल्यू फाइंड कर लेना। यहाँ पे हमारा जो यूनिट है वो यूनिट क्या होगी हमारी, हमारा यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3 आया है, n हमारा 3 आया है, तो इससे हमारा यूनिट ऑफ k क्या आएगी, हम n की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारी क्या यूनिट आएगी मोल रेज़ टू द पावर -2 लीटर की पावर 2 और सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से हमारा k की यूनिट भी आ गई है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम इसी का एक और टाइप करते हैं। इसका हमारा एक और टाइप है, जैसे ये अभी तक हमें सारी कंसंट्रेशन गिवन थी हर एक्सपेरिमेंट की और उनके रेट भी हमें गिवन थे और हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था रेट लॉ, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट दैट इज k। बट अब इस केस के अंदर क्या है, हमारा इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमें रिएक्शंस हमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी फाइंड करनी है और हमें इनिशियल रेट भी फाइंड करना है किसी किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो इसमें हम कैसे देखेंगे, इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें और क्या गिवन है, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A is 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू B is 2। हमें ऑर्डर गिवन है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमें ये ब्लैंक्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का हमारा एक ट्रिक है कि जिसमें हमें जिस एक्सपेरिमेंट में हमें सारी वैल्यूज गिवन हो उस एक्सपेरिमेंट को लेके चलो। तो किस एक्सपेरिमेंट में सारी की वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हमें सारी वैल्यूज गिवन है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को लेके चले हम। हमारा रेट का फॉर्मूला क्या बना, रेट इज इक्वल टू k a की पावर 1 हमें गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर हमें गिवन है और b का क्या ऑर्डर गिवन है हमें 2। तो हमारा रेट का हमारा ये हुआ। तो इसके अंदर हमने सारी वैल्यूज पुट करी एक्सपेरिमेंट 1 की, जो भी हमें सारी वैल्यूज गिवन है। तो सारी वैल्यूज गिवन करने के बाद हमारा यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी और हम लोग यूनिट फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 3 2 + 1 दैट इज 3। तो हमारा जो ऑर्डर है इस रिएक्शन का क्या है हमारा 3 है, उसके रिस्पेक्ट से हम लोग k की यूनिट फाइंड कर लेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। तो यहाँ पे हमारी k की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हमें क्या करेंगे, जो जो हमें फाइंड करना है हम उन सबको लेके चलते रहेंगे। जैसे हमें अब हमारा एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में हमें सब कुछ गिवन है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 2 में हमें क्या करना है a की कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो हम ये वाला एक्सपेरिमेंट लेके चलेंगे। तो रेट का हमारा ये फॉर्मूला है, रेट के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे एक्सपेरिमेंट 2 की, क्या आगे वैल्यू गिवन है हमारी रेट की 4 × 10 की पावर -2। k की यूनिट हमने फाइंड कर ली, a की कंसंट्रेशन हमें फाइंड करनी है और b की हमें गिवन है। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारी जो कंसंट्रेशन है a की हमारी वैल्यू आ गई क्या है हमारी 0.2। नेक्स्ट हमारा रेट लॉ। अब हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें रेट इनिशियल रेट फाइंड करना है। तो इनिशियल रेट फाइंड करेंगे, रेट लॉ लेके चलेंगे। यहाँ पे हमारा k की वैल्यू हमें गिवन है, k की वैल्यू हमने फाइंड करी थी ना 2 × 10 की पावर -1 और a की वैल्यू हमें गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है हमें एक्सपेरिमेंट 3 के अंदर और हमें b की कंसंट्रेशन भी गिवन है। हमने सारी वैल्यूज पुट करके हमने रेट इनिशियल रेट फाइंड कर लिया एक्सपेरिमेंट थर्ड का। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हमें a की कंसंट्रेशन नहीं गिवन है। तो फिर यहाँ पे हम लोग रेट लॉ लगा के उसकी सारी वैल्यू पुट करके उस एक्सपेरिमेंट की a की कंसंट्रेशन हमें फाइंड करनी। तो ऐसे हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले इसकी मेन ट्रिक ये है कि सबसे पहले बोले कि चलो जिसमें हमें सब कुछ गिवन है। यहाँ तक समझ में आया आपको? एक क्वेश्चन और हम करते हैं, छोटा सा है, उस तरह से भी हमारा आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप है हमारी रिएक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकंड ऑर्डर इन B। हमें
रिएक्शन की ऑर्डर्स गिवन है हमें, ए का क्या ऑर्डर है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर है, और बी का क्या ऑर्डर है हमारा, सेकेंड ऑर्डर। और क्या बोले हमें फाइंड करने के लिए, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, एंड सेकेंड इज हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखने हैं, तो उसके पहले हम रेट लॉ लिखेंगे। हमें ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर गिवन है 1 एंड बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर गिवन है हमारा 2। तो रेट क्या हमारा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 2। यहाँ से हमारा फर्स्ट डिफरेंशियल रेट मैंने आपको लिखने बताया था, कैसे लिखते हैं हम लोग, माइनस रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी। यहाँ पे हमारी बी की क्या पावर है 2 है, तो हमारा क्या होगा रेसिप्रोकल में आएगा, तो माइनस 1/2 dv by dt। यहाँ तक समझ में आया रेट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारा हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल। जब ए और बी की कंसंट्रेशन हमारी डबल होगी तो हमारे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम लोग पुट करते हैं, डबल करते हैं कंसंट्रेशन को। ए की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो मतलब 2 टाइम्स 2 उसकी पावर 1, बी की कंसंट्रेशन को भी डबल करना है, 2 पुट करेंगे यहाँ पे उसकी पावर 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8। तो जो हमारा रेट है वो कितना टाइम्स होगा हमारा इंक्रीज, कैसे हमारा अफेक्ट कर रहा है रेट हमारा 8 टाइम्स हमारा अफेक्ट कर रहा है जब वे कंसंट्रेशन आर डबल। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इस टाइप का भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। मॉलिक्युलरिटी पढ़ने से पहले हम लोग 2 टॉपिक और पढ़ेंगे, व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मॉलिक्युलरिटी होता क्या है और उसकी डिफाइन अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक बात बताओ, आप लोग ऑर्गेनिक में रिएक्शंस याद करते थे, हमने बहुत सारी नेम रिएक्शंस याद की थी, बहुत सारी नेम और भी रिएक्शंस याद की थी, हमने सब रिएक्शंस को एक सिंगल स्टेप में याद किया था। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि हम रिएक्शन को रट रहे हैं। बट जैसे हमने जैसे 11th में हमने ऑर्गेनिक में देखा था कि बहुत सारे हमने नेम रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स भी पढ़े थे। तो मैकेनिज्म्स में हमने देखा कि एक रिएक्शन हमारी बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट होती है, लाइक 4 से 5 स्टेप्स में, या फिर 4 5 6 स्टेप्स में हमारी वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। बट हम तो फाइनल स्टेप को रटते हैं कि फाइनली हमारा क्या है लास्ट स्टेप, एक सिंगल लाइन में हम एक रिएक्शन को रटते हैं। तो इसी से हमने देखा कि मैकेनिज्म्स के थ्रू ही हमें पता चलता है कि वो एक रिएक्शन है कितने स्टेप में हमारी कंप्लीट हो रही है। तो उसी के बेसिस पे हमारे ये 2 वर्ड आए हैं, एलिमेंट्री एंड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन इज दोस रिएक्शन व्हिच आर कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप, वो रिएक्शन जो कि हमारी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है इन सिंगल स्टेप। एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज दोस रिएक्शन which are completed in 2 or more than 2 steps। जैसे हमने ऑर्गेनिक में देखा, हमने मैकेनिज्म्स में कि बहुत सारी रिएक्शंस हमारी 4 to 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। तो वही जो हमारी रिएक्शंस कंप्लीट हो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहाँ तक आपको ये 2 वर्ड समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी हमारी क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज। कौन कौन से रिएक्टिव स्पीशीज, मतलब एटम रिएक्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकते हैं, हमारे आयंस रिएक्ट कर सकते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीशीज व्हिच आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, व्हिच आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री रिएक्शन मस्ट बी कोलाइड विद ईच अदर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली यहाँ पे वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है, एंड इन एलिमेंट्री रिएक्शन एंड फॉर्म्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो हमारी मॉलिक्युलरिटी की क्या डिफाइन है कि हमारी कितनी टोटल रिएक्टिव स्पीशीज हमारी रिएक्ट कर रही है, कितनी रिएक्टिव स्पीशीज मतलब कितनी हमारी स्पीशीज रिएक्ट कर रही है किसी भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन में। जहाँ पे भी हमारा एलिमेंट्री वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि हमारी जो रिएक्शन है वो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो हमें वही देखना है कि कितनी हमारी रिएक्टिव स्पीशीज रिएक्ट कर रही है एक एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, जो कि must be collide with each other simultaneously and forms a particular product। यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे हमारा मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज हमें देखना है कि हमारी कितनी
स्पीशीज रिएक्ट कर रही होंगी, मतलब उनके रिएक्टेंट की हमारे कितने मोल्स, उन रिएक्टिंग स्पीशीज के हमारे कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे होंगे, और ये सब हमें किसके अंदर देखना है, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर। अगर हमें एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर देखना है तो हमें वहां पे गिवन होगा कि हमारी कौन सी रिएक्शन है जो कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो यहाँ तक आपको ये दो वर्ड समझ में आ गए होंगे कि कैसे हमें क्या देखना है, रिएक्टिंग स्पीशीज के हमें तो मोल्स देखने की कितने रिएक्ट कर रहे हैं, और किसके अंदर देखना है हमें, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर। एक और वर्ड हमारा यूज हो रहा है डिफाइन के अंदर, साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली वर्ड को हमें डीप में पढ़ते हैं कि हमारा ये वर्ड क्यों यूज हो रहा इस डिफाइन के अंदर। तो यहाँ तक आपको मॉलिक्युलरिटी की डिफाइन समझ में आ गई होगी। मॉलिक्युलरिटी वर्ड हमारा एक मॉलिक्यूलर वर्ड से आया है, मॉलिक्युलरिटी। तो हम देखते हैं, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो। एंड इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। जो हमारा मॉलिक्युलरिटी है वो हमारा क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि हम लोग मॉलिक्युलरिटी को हम लोग देख के फाइंड कर सकते हैं कि हमारे रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, वो हम देख के हम लोग फाइंड कर सकते हैं मॉलिक्युलरिटी। तो इसीलिए हमारा जो है इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। यहाँ तक नोट कर लो आप लोग, फिर हम देखते हैं कि साइमल्टेनियसली वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मस्ट बी कोलाइड विद ईच अदर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ कोलाइड करेंगे। अगर एक साथ कोलाइड करेंगे तो मतलब हमारे ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और हमारी न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। यहाँ पे हमारा अभी हम लोग कोलिजन थ्योरी भी पढ़ेंगे आगे इसके अंदर। तो अगर हमारा एक साथ वो कोलाइड नहीं करते, जैसे मान लो एक मेरी रिएक्शन है जिसमें मेरे रिएक्टेंट के अंदर एक तो ए रिएक्टेंट है और एक हमारा क्या रिएक्टेंट है, बी। तो अगर उसमें मेरा दो रिएक्टेंट है, फर्स्ट में तो मेरा एक ए रिएक्टेंट ने मेरा कोलाइड किया, बट मेरा बी रिएक्टेंट ने कोलाइड नहीं किया, तो क्या मेरा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए हमारा क्या है यहाँ पे कि हमारे जो रिएक्टेंट के जो मोल्स है, रिएक्टिंग स्पीशीज है, वो एक साथ कोलाइड होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर वो एक साथ कोलाइड नहीं करेंगे, जैसे अगर पहले ए ने कोलाइड किया देन बी ने कोलाइड किया, तो वो एक स्टेप में तो कंप्लीट नहीं होगी। पहले एक रिएक्शन होगी जब ए कोलाइड कर रहा होगा, फिर दोबारा एक रिएक्शन हो रही होगी जब बी कोलाइड करेगा, तो ये तो फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब टू स्टेप में ये रिएक्शन फॉर्म करेगी। तो हम तो यहाँ पे हमारी मॉलिक्युलरिटी की डिफाइन है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर हमें देखना होता है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ना हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्योंकि वो टू स्टेप में हो जाएगी अगर वो एक साथ कोलाइड नहीं करेंगे, बट हमें तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर देखना है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे साइमल्टेनियसली वर्ड आया कि वो एक साथ रिएक्ट करें, एक साथ कोलाइड करें, रिएक्शन हमारी तभी फॉर्म हो पाएगी। तो यहाँ तक समझ में आया कि साइमल्टेनियसली वर्ड यहाँ पे हमारा क्यों यूज हुआ है। एक और कॉन्सेप्ट है हमारा मॉलिक्युलरिटी के अंदर कि मॉलिक्युलरिटी हमारी जो है मैक्सिमम 3 हो सकती है। हमारा साइंटिस्ट ने ये देखा मॉलिक्युलरिटी है वो मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो मतलब हमारी जो है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज मैक्सिमम 3 रिएक्टिंग स्पीशीज हमारी जो है एक साथ कोलाइड कर सकती है। अगर मेरी मैक्सिमम 3 रिएक्टिंग स्पीशीज एक साथ कोलाइड कर रही है तो मेरा क्या मॉलिक्युलरिटी होगा, मेरा मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, 3 होगा। ऑफ कोर्स क्योंकि मेरी मैक्सिमम रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी रिएक्ट कर रही है, कितनी कोलाइड कर रही है, मैक्सिमम 3 रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइड कर रही है, तो मॉलिक्युलरिटी मेरी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 मेरी क्या आएगी मॉलिक्युलरिटी। इसको हम एक डेली लाइफ के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हमें कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं हम लोग फ्रेंड्स के साथ, अगर मैंने सिर्फ एक फ्रेंड के साथ प्लान बनाया तो जैसे मैंने उसको बोला कि हम लोग 5 बजे कहीं भी मिलते हैं, एक जगह पे हम लोग मिल रहे हैं, तो हम लोग वहां पे पहुंचेंगे 5 बजे क्योंकि मेरे साथ एक ही फ्रेंड है, हमने उसके साथ प्लान बना लिया। बट अगर मैं अपने ग्रुप में अपने प्लान में और लोगों को ऐड करूंगी, जैसे मैंने 2 से 3 मेंबर को और ऐड किया, तो मेरी वहां पे उस जगह पे 5 बजे पहुंचने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कभी किसी का कुछ बहाना आएगा कि ना ये मेरे को इसलिए लेट हो रहा है या फिर किसी का। तो जितने ज्यादा हम अपने ग्रुप में मेंबर्स को ऐड करते चले जाएंगे, हमारी पॉसिबिलिटी कम होती चली जाएगी एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचने की और एग्जैक्ट प्लेस पे पहुंचने की। तो ऐसे ही सिमिलरली जितने ज्यादा हमारी अगर रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइड करेंगी, जितने ज्यादा हम रिएक्टिंग स्पीशीज लेंगे, उतनी हमारी
पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी कि वो एक साथ कोलाइड करें सिमिलरली। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि साइमल्टेनियसली वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है। तो यहाँ तक हमारा मॉलिक्युलैरिटी कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट एक और कंसेप्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन भी हो सकती है और हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हो सकती है। अगर मैं बोलूं कि ऑर्डर फाइंड करो, तो ऑर्डर फाइंड करते टाइम अगर मेरी एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब जो हमारी मेरी एक स्टेप में कंप्लीट हो होगी, मैं उसका तो इजीली ऑर्डर फाइंड कर लूंगी, जो भी उसका रेट गिवन होगा उस रिएक्शन का। बट अगर मेरी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई, मतलब 2 से 3 स्टेप में कंप्लीट होगी, तो मैं उसमें ऑर्डर कैसे फाइंड करूंगी? तो ऑर्डर कैसे फाइंड करूंगी, मतलब मैं कौन से रेट को लूंगी, कौन सी रिएक्शन के रेट को लूंगी, क्योंकि वो रिएक्शन तो 2 से 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही होगी। तो उसी से हमारा एक कंसेप्ट आता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हमारा जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है वो हमारा स्लोएस्ट स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, उसमें इजीली मैंने मॉलिक्युलैरिटी और मैं ऑर्डर फाइंड कर सकती हूँ। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैं कैसे फाइंड करूंगी ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी? स्लोएस्ट स्टेप को हम अज्यूम करेंगे, स्लोएस्ट स्टेप से हम लोग देखेंगे ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी। इसको हम लोग रियल लाइफ से भी समझ सकते हैं कि हम स्लोएस्ट स्टेप को ही क्यों ले रहे हैं। जैसे मेरी कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में से हम लोग कार बनाते हैं, तो कार के अंदर कोई ऑफ कोर्स एक इंडस्ट्री में सारे काम एक बंदा तो करेगा नहीं, उसमें कई सारे बड़े डिपार्टमेंट होंगे, किसी का काम किसी का बनाने का होगा, हमारा कार का इंजन, कोई इंजन बनाता होगा तो कोई कार की बॉडी बनाएगा। तो जैसे अगर मेरे 2 बंदे हैं, एक कार बनाता है और एक इंजन बनाता है, तो अगर एक कार जो कार की बॉडी बना रहा है उसने जल्दी बॉडी बना ली, बट जो इंजन बनाता था उसने इंजन अभी तक रेडी नहीं किया है, तो अभी जब तक वो इंजन रेडी नहीं करेगा तो हमारी कार तो एक फॉर्म ही नहीं हो पाएगी कंप्लीट। तो इसीलिए मतलब जो स्लो है हमें उस पर डिपेंड हो गए, मतलब जिसने जिसने बॉडी बनानी थी उसने जल्दी बॉडी बना ली, मतलब 5 उसने कार की बॉडी बना ली है। और जो इंजन वाला था, इंजन वाला जो बंदा था, उसने लड़का था, उसने क्या करा, हमारा सिर्फ 2 इंजन प्रिपेयर करे, तो उसने जब हमारा 5 बॉडी प्रिपेयर हो गई है और उसने हमारे 2 इंजन प्रिपेयर करे, तो हमें वेट करना पड़ेगा उसका कि वो कब टोटल हमारे 5 इंजन बनाए। तो इसीलिए जो स्लो होता है हम उस पर डिपेंड होते हैं, इसीलिए हमारा जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है हमारा क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हम हमारे जो ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग देखते हैं कि एक रिएक्शन में हम लोग कैसे ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी फाइंड करते हैं। अगर एक रिएक्शन मेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, जैसे मेरा क्वेश्चन है 2a + b गिव्स प्रोडक्ट, तो मेरा इसका रेट गिवन है, रेट इज इक्वल टू k, a और b। नेक्स्ट हमारा एक और रेट गिवन है, उसके सामने हमें क्या गिवन है, स्लो। हमें ये हमेशा गिवन होगा कि कौन सा हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा, ये आपको फाइंड नहीं करना है, ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। तो अब हमें क्वेश्चन है हमारा, हमारे 2 रेट है जिसमें से हमारा एक जो रेट है स्लो है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मॉलिक्युलैरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो यहाँ पे मॉलिक्युलैरिटी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, मॉलिक्युलैरिटी तो हम देख के फाइंड कर लेते हैं रिएक्शन में कि हमारे कितने रिएक्टेंट की मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्शन में हमारे कितने रिएक्टेंट की मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 2 + 1, 2 और 1 कर रहे हैं, तो 2 + 1 हमारा मॉलिक्युलैरिटी क्या आ गया, 3 आ गया। बट इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर के टाइम पे हम कौन से रेट को लें, क्योंकि ऑर्डर तो हम रेट में से फाइंड करते हैं, तो हम कौन से रेट को लें वो हमें क्या बताएगा, स्लोएस्ट स्टेप हमें बताएगा कि हमें ये वाला रेट लेना है। तो ये हमारा स्लो है, तो हम इस रेट को लेंगे और इस रेट में से हम लोग ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो हमारा क्या ऑर्डर आएगा, ए का क्या हमारा ऑर्डर है 1/2 और बी का क्या हमारा 1, तो 1/2 + 1 दैट इज 3/2। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया, 3/2। समझ में आया? मेरा मेन मोटो ये था कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप मतलब हमें स्लोएस्ट स्टेप पे फोकस रखना है ड्यूरिंग जब हम फाइंड करेंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम मॉलिक्युलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं इन कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। आगे हम लोग एक और टॉपिक करते हैं, इसमें डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर, ये हमारा पेपर में आ जाता है डिफरेंस। लास्ट टॉपिक करते हैं हम लोग बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी।
ऑर्डर इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट एंड इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। हम लोग मॉलिक्युलरिटी को सीधा एक रिएक्शन में से देख के बता सकते हैं कि हमारे कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। Also used in both elementary and complex reaction. It is used in only elementary reaction. And third is it can be zero or fraction. It cannot be zero or fraction. Of course, molecularity हमारा zero fraction में क्यों नहीं हो सकता? जैसे अगर मेरी एक रिएक्शन हो रही है, molecularity क्या होता है कि कितने मोल्स मेरे रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट में। तो अगर एक रिएक्शन हो रही है तो ऑफ कोर्स एक रिएक्टेंट में हमारा एक मोल तो रिएक्ट जरूर कर रहा होगा ना मिनिमम। अगर रिएक्शन हो रही है जीरो मोल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, तो इसलिए जीरो नहीं हो सकता। और फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर एक मेरा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है तो क्या आधा मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकते हैं? आधा तो नहीं करेगा, पूरा मॉलिक्यूल मेरा कोलाइड करेगा ना, तो इसीलिए मेरा जो है मॉलिक्यूल है। और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो मीनिंगफुल आंसर हो जाएगा हमारा। तो समझ में आया हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं एंड फर्दर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके बाय, टेक केयर।